खुदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे प्रोग्राम ऑन द अदर साइड के साथ मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, भारतीय मीडिया ही भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल उठा है। उनका जमीर जाग गया है। वो दुनिया के सामने हकायक लेके खुद ही आ गए हैं। खुद ही उन्होंने ये बता दिया है कि हमें खरीदा गया था। भारत में मीडिया की दो इकसाम हैं, एक भारतीय मीडिया और एक गोदी मीडिया। और जो भारतीय मीडिया है उसने गोदी मीडिया के सारे पोल खोल दिए हैं। भारतीय एंकर ने कहा, आपने अमेरिका में ऐसा क्या किया है जो आप जश्न मना रहे हैं? आपको तो यह नसीहत वहां से मिली है कि आपने गांधी के जो उसूल हैं उनको भुला दिया है। फिर यह कहा गया कि आपको तो नसीहत मिली है, पहले सोचा करो फिर बोला करो। फिर कहा गया, तुम लोग कैसी जमहूरियत हो जहां इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। गोया अल्लामा इकबाल ने काफी देर पहले कहा था, तमीज़ बंदा हुआ का फसादे आदमियत है, हज़र है चीरा दस्तां, सख्त है फितरत की ताजीरें। और अब फितरत सजा देने पे आ गई है और अब नरेंद्र मोदी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जी हां नाजरीन, भारतीय मीडिया का जमीर जाग चुका है। और दूसरा आज का हमारा उन्वान होगा कि अमेरिका ने एक बिल पेश किया है और जमीनी हकायक क्या हैं। इसी हवाले से हमारे साथ आज हमारे जो गेस्ट होंगे, जावेद गफारी साहिब होंगे जो सीनियर तज्जियाकार हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कमर चीमा साहिब होंगे, वो भी माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं। जावेद गफारी साहिब को अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारतीय मीडिया ने भारतीय वजीर आजम के तमाम तर जो राज थे उनका भांडा फोड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आबिद नसीर साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक नया सफर शुरू किया और ऑन एयर इसलिए दे रहा हूँ, आप भाई हैं, वैसे भी मैं ऑफ एयर भी दे सकता हूँ, लेकिन ऑन एयर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। आपने जिस तरह सफर तय किया, ये वाला अल्लाह ताला कामयाब करे। बाकी रही बात वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का, नरेंद्र मोदी जो कि जिसको मैं नरेंद्र मोदी या बुचर आप एशिया कह सकता हूँ, उसके साथ कोई मुवाजना या मुकाबला नहीं है। अच्छा, ये नई इस्तिलाह बड़ी खूबसूरत जावेद गफारी साहब आपने निकाली है, नरेंद्र मोदी, जबरदस्त। ये जो आज से कोई जब उन्होंने लगाया था ना 370 हटाया था, तब से ये एक तरह से मेरी इस्तिलाह है। और रेडियो पाकिस्तान पे मैं जब भी शो करता हूँ तो ये मैं जरूर यूज करता हूँ कि वो नरेंद्र मोदी हैं। और बुचर, आप एशिया तो उसको बुचर तो सारे कहते हैं उसको। तो उन्होंने जिस तरह की जो भी किरदार अदा किया है वो ना सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि ऐसा समझ ले कि जिसके लिए भी है वो कभी अच्छा तो सोच नहीं सकते, वो अजियतनाक है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो अजियतनाक है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपना मुकाबला करना जानता है, अपना दिफा करना जानता है। वो सबसे ज्यादा अजियतनाक है इंडिया के लिए बकलम खुद, जिसको उन्होंने मुंतखब किया। और मुंतखब होता है ना, एक सीवी होता है, जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा सीवी क्या होगा, हमने मुख्तलिफ जगह पर काम किया होगा, कारहाय नुमाया हमारे देखे जाएंगे, हमारा किरदार देखा जाएगा। जिसको आपका किरदार ही 2000 कत्ल से शुरू होता है, आपकी आईडी 2000 कातिल है, उसके बाद आप वजीर आला बन के ये वाला कारनामा सर अंजाम देते हैं। पूरी दुनिया में आप लोगों को बैन किया जाता है। अमेरिका जैसा मुल्क जो कि अपने आप को बड़ा समझ ले के पावरफुल समझता है, वो आपको जब ब्लॉक करता है तो उसके बाद वो किस मुंह के साथ आपकी पाबंदी हटाता है? क्या आपने किरदार अदा किया? गफारी साहब, एक नरेंद्र मोदी हैं, एक सुशील मोदी हैं, उन्होंने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने कहा है कि तारीख में पहली बार नरेंद्र मोदी 13 साल गुजरात के सीएम रहे और अब 7 साल से इंडिया के पीएम हैं, और यह तारीख में पहली दफा हुआ है। जबकि तकरीबन 8 से 10 नाम ऐसे हैं जो सेम प्रोफाइल के साथ गुजर चुके हैं। यानी झूठ की तमाम हदें पार किए जा रहे हैं। मोदी साहब की तारीफ में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करते ये लोग। बिल्कुल। और आपको पता है कि वहां पर चलता क्या है। मैं इंडियन मीडिया पे, मैं 11 चैनल पे जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ना सिर्फ नुमाइंदगी करता हूँ, बाकी दफा भी करता हूँ और उनको मुंह तोड़ जवाब भी देता हूँ। आप 11 चैनल के ऊपर ही जाके मैंने बाकायदा उनके चैनल पे बैठ के बताई हुई है कि डेफिनेशन क्या है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की डेफिनेशन पॉजिटिव में आ ही नहीं सकती। उसका कोई ऐसा कारनामा नहीं आप कह सकते जिसको आप पॉजिटिव गर्दाने।
क्योंकि वो अच्छा वहां पे उनको मैंने कहा आप कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स के हम बड़े वो हैं, जमहूरियत सबसे बड़ी जमहूरियत है। मैंने कहा ये कैसी जमहूरियत है जिसको कोई लीडर ही नहीं मिलता, उसको लीडर जिसको वजीर आज़म बनाते हैं उसकी वजह शोहरत ही कातिल होती है। इससे बड़े आपका मैंने कहा फेलियर क्या हो सकता है? इंडियन जितनी भी आबादी है वो क्या वोट किसको करती है? क्या कत्ल को वोट करती है? क्या रेड कलर उनको पसंद है? क्या उनको ऐसा बंदा पसंद है जिसने दुनिया में अच्छा वो उसकी अपनी साइकी है? वो अभी आपने देखी उसकी स्पीच, क्या आपको लग रहा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी थड़े पे बैठ के वो बात कर रहा है। तो वो उसका जो स्टाइल था बात करने का, मैंने पूरी स्पीच सिर्फ इसलिए सुनी ताकि मैं उसको देख सकूं, क्योंकि मैंने तो जाके उधर इंडिया में भी जाके उसमें उनके मीडिया पे भी जाके बात करनी होती है। उसके पूरी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, ऐसे लग रहा है कोई थड़े के खड़ा होके कोई कौंसलर टाइप का एक वो है लीडर है जो वो कर रहा है, स्पीच कर रहा है। और स्पीच के अंदर वो तमाम तर बातें जो कर रहा है वो भी आप देख लें, उसके अंदर वो क्या कह रहा है। उसने पूरे उसमें एक इंग्लिश की लाइन बोली तो वो क्या थी? वो कह रहा है जस्ट वी आर डेमोक्रेसी, जस्ट। अभी जस्ट लफ्ज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा और कितना समझदार और कितना दानिश्वर है। तो वो उन्होंने जब कहा ना कि आपके वजीर आजम की तकरीर और हमारे वजीर, मैंने कहा कमाल करते हैं आप। हमारे वजीर आजम एक बाकायदा तौर पे पढ़े लिखे, दुनिया में माने ताने, और उस वक्त के पढ़े लिखे जब आपके जो नरेंद्र मोदी है चाय बेचते थे। आज उसका मुकाबला आप हमारे वजीर आजम से तो ना करें ना। उसकी डेफिनेशन क्या है? नरेंद्र मोदी की एक कातिल, एक चाय वाला, एक थर्ड क्लास। और हमारे वजीर आजम का चाहे जो भी यहाँ पे गर्दानते हो, लेकिन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं। उस वक्त उनके मलका से मिले थे जब आप लोग सोचते नहीं है। जावेद गफारी साहब, जो यूनाइटेड नेशंस का यूट्यूब चैनल है उसमें सबसे ज्यादा व्यूवरशिप इमरान खान की आई है। इमरान खान की उससे भी ज्यादा, अमेरिकी जो सदर हैं उसकी स्पीच से भी ज्यादा, इस पे कोई शक नहीं है। exactly. वो रिकॉर्ड है एक। और आप खुद देख ले, आपको डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात याद होगी, जब वो वजीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात कर रहे थे तो वो प्राउड फील कर रहे थे, इमरान खान नहीं प्राउड फील कर रहे थे। इमरान खान तो बिल्कुल लाइट मोड में बैठे थे। और जब नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है तो उनकी जो मिसेज थी वो देखा था किस तरह सहमी हुई थी कि कोई दरिंदा मेरे पास आके खड़ा हो गया है। इमरान खान के पास जब वो खड़ी थी तो चिपक के खड़ी थी। ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि किस तरह के इंसान के साथ कौन मिलना चाहता है, कौन शख्सियत है और कौन नादिम आदमी है। इंडियन इसके ऊपर वो 3 रोजा दौरे के ऊपर जश्न मना रहे थे। तो मैंने कहा जश्न किस चीज का मना रहे हो भाई? ये कि नरेंद्र मोदी की कामयाबी नहीं है। ये जो अवाम है ना, 1 अरब अवाम, वो उसका कामयाबी है। अब हमारी एक मिसाल है, बड़ी सतही मिसाल है कि तेरा नहीं तेरे साईं का मुंह है। तो इंडियन मीडिया को ये समझ आनी चाहिए कि ये इंडियन जो आबादी है ना, जो इंसान है, जो सर है, ये उनकी कीमत होती है नरेंद्र मोदी को वेलकम करना। नहीं तो नरेंद्र मोदी को वेलकम तो कोई शायद उसका जो दूसरा वजीर आला है दूसरे टेरिटरीज के, वो ही नहीं करते। वो भी वो कहते हैं कि ये गुज्जर से हम क्या हाथ मिलाएंगे। ये ऐसे चापलूस हैं इंडियन। आप ये देखें कि जिधर की हवा चलती है ये उधर चल पड़ते हैं। चीनी सदर को ये सारा मीडिया भी और ये सारे सियासतदान भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो जब आए, यकीन करें आपको याद होगा राजस्थान में जब उन्होंने विजिट किया था, ऐसे हाथ बांध के खड़ा रहा था मोदी। ये जब डोनाल्ड ट्रंप को मिलते हैं तब भी हाथ बांध के खड़े रहते हैं। जब ये ओबामा को मिलते हैं तब भी उसको जब आया था उसको चाय खुद पेश करता है ये वजीर आजम। ये इतना चापलूस है, इसका जैसा पूरी दुनिया में चापलूस कोई नहीं है। अभी ये बैठे रो रहे थे कि ये जो बैटन है इसका सदर बनना कितना खतरनाक हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। इंडियन मीडिया का आप जश्न उसका देख लें, रोना धोना। और जब ये जाते हैं तो जाके कहते हैं माई बाप है आप। जो भी आता है सदर बनता है अमेरिका का, उसको ये माई बाप कहते हैं। हमारे और उनके जमीन आसमान के फर्क हैं। हमारे शख्सियात को परखते हैं, हमारी शख्सियात को भी देखा जाता है। हम अगर डोनाल्ड ट्रंप को बुरा नहीं कहते थे तो हम जो बाइडेन को भी बुरा नहीं कहते। वो अपनी जगह पे उनकी आवाम की राय है और उसका हम एहतराम करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की आवाम जो है उसकी हम क्या कैसे कह सकते हैं कि उसने बड़ा दानिशवराना फैसला किया है? नरेंद्र मोदी को जो मुंतखब करेगा वो बेचारा जाहिल हो सकता है। उसकी वजह यही हो सकती है कि उसको तालीम ही नहीं है, उसको बढ़ाया ही नहीं गया। जावेद गफारी साहब, ये फरमा दीजिए, मोदी और भारतीय मीडिया को ये क्यों लगता है कि प्रचार के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती? वाहिद हुकूमत चलाने का हल ये है कि बस डंडोरा पीटते रहो, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। और ये कल का वाकया है, चीनी फौज भारत की हुदूद में दाखिल हो गई, भारत चुप साधे बैठा है और कोई जवाब नहीं दे रहा उसका। सर कभी जवाब नहीं देंगे। आपको याद होगा जब लास्ट ईयर जब चीनी फौज दाखिल हुई थी ना, तो ये रो रहे थे, ये पीट रहे थे कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया ये। अच्छा, हर चीज के अंदर ये ISI को कसूरवार ठहराते हैं। मैं तो इनको कहता हूँ कि आपको तो अगर अल्लाह माफ करे ख्वाब भी बुरा आ जाए ना, तो आप कहते हैं ये ISI की वजह से हमें ख्वाब बुरा आया है।
ये इतने डरते हैं। आप इनको कबूतर को देखें, कबूतर के अंदर दहशतगर्द इनको नजर आता है। ये तमाम चीजें जो है ये इस तरह की खोखली हैं। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इनका मीडिया जो है वो बोलने में है। अब आप खुद देखें, 5th फ्लोर इन्होंने बना दिया सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वहां पे फौज और ISI थी। सिर्फ और सिर्फ ये झूठ के इतने तालाबे बांधते हैं। ये वो चीज है जो रियलिटी जो सबके सामने थी, मतलब ये हो नहीं सकता था ना। या तो ये 3 फ्लोर बना देते उसके ऊपर तो समझ आती है, या तो ये कर देते रातों रात। ये झूठ है, इस तरह के झूठ बोलते हैं। ये कुछ ऐसे झूठ बोलते हैं जो पकड़े नहीं जा सकते। बालाकोट वाला ये झूठ बोलते हैं जी वहां पे हमने स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की। इन्होंने हमारे दरख्त और परिंदे जो कब्जे मारे हैं इनका, उसका बदला हमने कैसे लिया? ये जब दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे आए थे अभिनंदन की शक्ल में, हमने उनको ना सिर्फ अभिनंदन को इन्होंने हमारे जो कश्मीरी थे उन्होंने हाथ साफ किया उनके ऊपर, बल्कि हमने फिर उसको वो करने के लिए चाय भी पिलाई और उनसे तारीफें अभिनंदन। ये तो हमारा ज़र्फ था ना जी, ये हमारा ज़र्फ था और हमने चाय पिला के जाके तारीफ भी की कि इनकी चाय बड़ी मज़ेदार होती है, ये मेहमान नवाज लोग हैं। जावेद गफ्फारी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कल का जो इंडियन मीडिया चीख के कह रहा है ना, जो गोदी मीडिया है बेसिकली, वो ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री हमारे जैसे ही देश आए और एग्जैक्टली 8:45 बजे वो साइट पे पहुंच गए जहां काम हो रहा था और एग्जैक्टली 1 घंटा उन्होंने गुजारा और फिर उनके एक मीडिया ने ये खबर छापी है, टाइम्स नाउ ने, कि जस्ट वन क्वेश्चन, वेयर डज PMO गेट ऑल दिस एनर्जी फ्रॉम? अरे ये इतनी ताकत कहां से आती है हमारे वजीर आजम में? और इतना झूठ और उसको कोई वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर, ये तकलीफ कई बार उठाई है मैंने। तो इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा उनको एंकर करने के लिए, भाई पता नहीं वो कोई स्पाइडरमैन है नरेंद्र मोदी की तारीफें तो मैं कई दफा कर चुका हूँ और इंडियन मीडिया पे बैठ के इंडियन मीडिया की डेफिनेशन में कई दफा बता चुका हूँ कि आप लोग हैं झूठे। जितना बड़ा आप झूठ बोलेंगे उतनी बड़ी आपको स्लॉट मिलेगी। जितने बड़े झूठे आपके एनालिस्ट होंगे उतने बड़े उनको गेस्ट को बुलाया जाएगा। मैंने जनरल GD बख्शी को मुंह पे कहा था, मैंने कहा GD बख्शी साहब जितना झूठ बोल सकते हैं बोल लें, जिस दिन आप सच बोलेंगे उस दिन आपको ये साइडलाइन कर देंगे। और आपकी ये मजबूरी है झूठ बोलना। इंडियन मीडिया की पहली जो मजबूरी है ना, इंडियन मीडिया के एनालिस्ट के लिए, इंडियन मीडिया के एंकर के लिए, उनको स्लॉट को पक्का रखने के लिए वो कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। हमें कहा जाता है कि हम वो हैं, अभी मैं आजादाना बात कर रहा हूँ, आपकी पहले मेरी डिसाइड तो नहीं हुई थी कि हमने ये गुफ्तगू करनी है, लेकिन इंडियन मीडिया एक लफ्ज नहीं बोल सकता। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की खामी को भी उसी तरह बताएंगे जिस तरह हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बता रहे हैं। हम उसी तरह मौजूदा हुकूमत के भी वो जो तमाम तर काले करतूतों के सामने लाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम आजाद हैं, इस मामले के अंदर हमें कोई कदगन नहीं है। लेकिन इंडियन मीडिया के अंदर यार जो बंदे मोदी को वो डिफेंड कर रहे हो, उससे आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा झूठ होगा। नरेंद्र मोदी, जिसको अल्लाह माफ करे, मैं अब क्या कहूँ, आप कह रहे हैं ताकतवर तो वो होगा, उसकी तो ना शादी है, ना कोई उसके बच्चे हैं, ना कोई उसका लेने देने वाला है, ना उसको कोई टेंशन है, ना कोई परेशानी, उसने तो रखी नहीं हुई इस तरह की कोई परेशानी। वो इसको भी वो समझते हैं कि मैं, आप अंदाजा लगाएं, जिसका आगे कोई जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो वो यही करेगा। वो तो ये 2 नंबरियां लगाता है, हिंदुत्व को जन्म देता है, हिंदुत्व को वो उसके लिए बढ़ोतरी के लिए काम करता है। उसके जो एनालिस्ट हैं वो भी उसके लिए काम करते हैं। उसका जो पूरी की रॉ का काम ही यही है। रॉ का कोई कारनामा बताएं। 1971 में एक शरारत की थी उन्होंने, और शरारत वही 1971 वाली आज तक वो गर्दानते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई वाकया किया ही नहीं राह ने। राह ने जितने काम किए वो यही करती है कि जस्ट जो वजीर आजम बनता है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी को, उसको सपोर्ट करनी है। इसके अलावा राह का तो कोई काम ही नहीं है। मैंने तो उनके मीडिया पे कहा था, मैंने कहा क्या राह का ठेके लेती है क्या? लेटरिन नहीं बनाते, कम से कम वेली बैठी हुई है, कोई और तो काम करना नहीं है। आपको पता है 53% लोग जो है वहां पे लेटरिनों से वो है महरूम है। ये कितनी बड़ी जरूरत है। उधर दिल्ली और जो बड़े शहर हैं उनके अंदर 11 बजे तक इतनी गंदी स्मेल आती है, वहां पे लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इंडिया इज अ डर्टी कंट्री। क्यों कहा था? ये अभी की बात है, ये कोई मैं पुरानी बातें नहीं बता रहा, क्योंकि वो वाकई डर्टी कंट्री है। उसमें जितने भी तरह के डर्ट है वो सारे आपको इंडिया में नजर आएंगे। और उसकी वजह यही है कि नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आजम जब बनेंगे तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे कोई बेहतरी आएगी? आके भी कोई बेहतरी नहीं आएगी। अगर यही वाला वजीर आजम आके इन्होंने रिपीट करना है, वो प्राउडली कह रहा था, यही जो बात आप कह रहे हैं ना उसकी, वो कह रहा था कि मैं चाय बेचता था स्टेशन के ऊपर। वो स्वामी मुदेदा की तकरीर में अंदर उसने ये वाली बात भी की। उसने फिर उसने कहा कि मैं वजीर आला रहा तो वो भी मैं लंबे टेन्योर को। भाई कातिल को कौन हटाएगा? जालिम को कौन हटाएगा? जाबिर को कौन हटाएगा? उसे पता है हम इसको हटाएंगे तो ये तो हमारी गर्दनें काट देगा। जो गर्दनें काटता है उसकी वजह शोहरत यही है। तलवारें लेके ये लाल चूके के अंदर चले जाते हैं, लोगों को जाके तकलीफ पहुंचाते हैं।
सिर्फ मुसलमानों को नहीं, ना ईसाई को वहां पे सुकून लेने देते हैं, ना सिखों को सुकून लेने देते हैं, ना कोई और मजहब वहां पे सुकून रहता है। तो ये हिंदुत्व को जन्म देने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। तो जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये 1 दिन और क्या, ये 10 दिन और भी कर सकता है। ये तो अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है, कब इसकी जान जाती है तो ये इंडिया जैसे मुल्क के ऊपर भी सुकून आता है। हम तो मैं पॉजिटिव बात करते हैं। ये कहा जा रहा है जब अमेरिकन ओहदेदारान से उनका मीडिया सवाल पूछ रहा था ना, तो साथ नरेंद्र मोदी उसको देख रहे थे और कांप रहे थे कि अरे मेरा मीडिया तो इस तरह का कोई सवाल नहीं करता। ये कितने बड़े लोग हैं जो मीडिया के इस तरह सवालात के जवाब दे रहे हैं, और इंडियन मीडिया किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी से कोई तनकीदी सवाल नहीं करता। तो क्या इंडियन मीडिया की जरूरत ही नहीं है, मजाल ही नहीं है इंडियन मीडिया की। वो वहाँ की बात आप कर रहे हैं। इंडियन मीडिया जब प्राइम मिनिस्टर सामने नहीं होते कोई बात नहीं कर सकता। आप कमाल करते हैं। अभी हमारे साथ जब शो होता है, कमर चीमा भी अभी आपको ज्वाइन करेंगे, वो भी काफी अच्छे तरीके से इनसे निपटते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जब सामने बैठे होते हैं तो उनको लग रहा होता है कि जैसे नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी दुनिया का बेहतरीन तोहफा इनको मिला हुआ है और उसको इसी तरह ये प्रेजेंट करते हैं। तो आप उसकी मजबूरी का अंदाजा यहाँ से लगा लें। नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना पड़ता है उनको। नरेंद्र मोदी जैसे भाई आप यार आबिद, आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि हम ज्यादा काबिल होंगे नरेंद्र मोदी से। उसको वो वजीर आजम बना के बैठे हुए, इससे अंदाजा लगा लें आप। जितना बड़ा कातिल, जितना बड़ा जाबिर, जितना बड़ा जालिम होगा वहां पे उतनी बड़ी सीट के ऊपर बैठा हुआ है। आप चेक कर लें उनसे आपकी प्रोफाइलें, जो भी होगा। अब इनके करप्शन, इनके जुल्म, इनके सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है वहां पे बेचारी जो वो है कांग्रेस है, वो जो उनकी वो है अपोजिशन पार्टी है, वो भी बेचारी बेबस है, क्योंकि वो जितना भी चिल्लाए उनके मीडिया के ऊपर खबर ही नहीं चलती। वो जितने बोलते हैं उल्टा मीडिया उनको बोलने ही नहीं देता। हम लोग जब वहां पे जाके बैठते हैं, पाकिस्तान और उनकी अपोजिशन सेम पेज पे होते हैं। अब इंडियन एंकर ने जो काम किया है ना, तो उन्होंने एक पट्टी चलाई, दुनिया में डंका देश में जश्न, और साथ ही उन्होंने बोला तुम किस बात पे ये बात कह रहे हो, तुम तो नसीहतों का टोकरा लेके उधर से आए हो। तो ये बड़ा हौसला है। वो कैसे बचेगा, इंडिया में कैसे सरवाइव करेगा? वो या तो बचेगा नहीं, या फिर उसको चेंज कर दिया जाएगा, या फिर उस चैनल की कोई वो नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी। ये 3 चीजें होगी। आप कोई सा चैनल देखें, उसके अंदर आप ये देखें कि वहाँ पे झूठ बोलने के भी तरीके नए हैं। वो मुख्तलिफ तरीकों से बेचारे झूठ बोलने, डिफेंड करने के लिए। अब आप ये देखें, ISI चीफ जब गए थे काबुल में, 3 दिन, कम से कम 3 दिन इंडियन मीडिया पे सिर्फ एक ये वाली खबर चली है कि ISI काबुल चले गए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरे भाई, क्या इंडिया जो 1 अरब की आबादी है उसका कोई इशू नहीं रह गया? सारे इश्यूज आपने रिजोल्व कर लिए, सिर्फ एक इशू उनका बच गया कि ISI चीफ काबुल पहुंच गए। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं ये कितने दकियानूस हैं, कितनी इनकी नेगेटिविटी भरी हुई है। कुछ भी हो जाए, यकीन करें, कई शोज में मैं बैठा होता हूँ, मैं पहले चैलेंज दे देता हूँ कि भाई मैं आप बैठ रहा हूँ, ये आपके जितने एनालिस्ट हैं ना, जो भी आप इनसे पूछे ना कि गंदम क्या भाव मिल रही है, तो ये कहेंगे ISI की वजह से गंदम भी महंगी हो गई है। हर चीज के अंदर इन्होंने ISI को डालना है पाकिस्तान। मैंने कहा आप लोगों ने तो अपनी जनता को इस तरह डरा के रखा हुआ है ISI से, जैसे ISI को बहुत बड़ी चीज है और दुनिया में कोई इतनी सुपर पावर नहीं है। बच्चे को बहू से डराते हैं, इस तरह से डराया हुआ है जी। अच्छा, अब जावेद गफारी साहब, हैरान कुन इंकशाफ जो अभी एक रिपोर्ट आई है ना, ये हकायक छुपाते हैं। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से जो अमवात हुई है ना, 43% कम अमवात बताई गई हैं। तो इसके अंदर ये तो आपने देखा नहीं है वहाँ पे हालत क्या थी, ऑब्वियसली छुपाया गया है। जब ये अमवात हुई थी, अल्लाह माफ करे, यही आप मौजूदा बीमारी को देख लें, कोरोना की वजह से उधर सड़कों के ऊपर पड़ी होती थी लाशें, इन्होंने कहाँ गिनी है और कहाँ दिखाई है? ये तो मिनिमम दिखाई है इन्होंने, मिनिमम बताई है, उसके बावजूद बहुत ज्यादा है इनकी अमवात। उसके अलावा इन्होंने ये सिर्फ उधर तकरीरों के अंदर और भाषण के अंदर ये मशहूर है, बाकी इन्होंने अमली तौर पे ना कुछ फ्लोर के ऊपर किया, ना कुछ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो भी मामला है, आबिद, मैं आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं ना, और हम आजादी से मॉनिटर करते हैं। हमने खुद देखा है वहां पे क्या हो रहा है, अस्पताल के अंदर सूरत हाल क्या है, सड़कों के ऊपर सूरत हाल क्या है, दुकानों के अंदर क्या है। वो कोई अंधे को नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पे सारी चीजें मौजूद हैं। आप खुद देखें, वहां पे खवातीन खुद आजादी से कहती हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारे मामलात हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सोशल मामलात बिल्कुल नेगेटिव हैं इंडिया के अंदर। जो दिफाई ताकत है वो बढ़ाते बढ़ाते पेश करते हैं, वो पेश की जाती है सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर। आप उनके मशकें देखें, मशकों के अंदर 3 काम स्टेप करेंगे, तीनों के अंदर वो फेल हो जाएंगे। उनके जहाजरान देखें तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लूं,
कहा यह जा रहा है कि खवातीन सयाह इंडिया में महफूज नहीं हैं और उन्होंने खुद कहा है कि अगर आप आए तो अपने बिहाफ पे आए, हम आपको गारंटी नहीं देते। इतने दरिंदे लोग हैं क्या? सर, इंडिया के अंदर दुनिया का शायद 20 ममालिक के अंदर एक इंडिया आता है जिसमें सबसे ज्यादा रेप की शरह है। वहां पे आप गैर मुल्कियों की बात कर रहे हैं, मुल्की ख्वातीन महफूज नहीं है। वहां पे इंतहाई सूरत हाल खराब चल रही है। आप इंडिया के अंदर कोई भी, जितनी भी वो मैं बीजेपी की खातून बैठी हुई थी, उनकी स्पोक्स पर्सन थी, उनको मैंने कहा आप मुझे सिर्फ इतना बता दें। वो 14 अगस्त वाले सीन के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम किया पूरा का पूरा। मैंने कहा आप कमाल करते हैं, ट्रेन के अंदर आपका रेप होता है, उस रेपिस्ट को जो डिफेंड करने वाले होते हैं उससे आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। आप कमाल करते हो, एक 14 अगस्त वाला इवेंट जो होता है उसकी सारी की सारी हो रही है। हमारा कानून, हमारा सारी वो जो बॉडीज हैं, पूरे इदारे, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी तरह थोड़ी है, आप तो कुछ भी कर लें, कोई उसको पकड़ दकड़ नहीं है। और रेप के वाले से दुनिया के टॉप 20 ममालिक में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क 113 ममालिक में भी नहीं है, 113 ममालिक में भी नहीं है रेप के वाले से। और इंडिया टॉप 20 कंट्रीज के अंदर है। हर 20 मिनट के बाद एक रेप होता है इंडिया के अंदर। अच्छा, अल्लाह ताला महफूज रखे, वहां पे भी बेटियों को आमीन, महफूज रखे। आमीन, लेकिन ये आमीन। दरिंदों की हुकूमत होगी तो इस तरह की हालत होगी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बोंगी मारी इंडियन तमाम सिस्टम ने जब उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को फोटोशॉप किया, और कितने बुखलाए हुए थे कि उन्होंने 6 सितंबर को 6 सितंबर लिख दिया। और दुनिया ने कहा कि द न्यूयॉर्क टाइम्स इतनी पैथेटिक न्यूज कब से देने लग गया, जब उसकी तहकीक हुई कि लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड, द मोस्ट पावरफुल लीडर इज हियर टू ब्लेस अस, तो पता चला कि ये फोटोशॉप किया गया था। इतनी गिरी हुई हरकत। सर 650 वेबसाइट चला रहे थे, डिसइंफो लैब ने पकड़ा, ईयू ने, हमने नहीं पकड़ा, पाकिस्तान ने नहीं पकड़ा, ईयू डिस लैब ने पकड़ा। उसने कहा कि ये जो 650 वेबसाइट्स हैं ये इंडियन चला रहे हैं और इसका मसला सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और चीन के खिलाफ वो कर रहे थे। उनका जिंदगी का मकसद ही यही रह गया है। मैं तो उनको मुंह पे कहता होता हूँ, आप लोगों को याद नहीं होगा कि आखिरी दफा आपने सच्ची खबर कब दी थी। मैंने एंकर को कहा, मैंने कहा आप समीर अब्बास शो कर रहे थे, मैंने कहा समीर अब्बास आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात पता क्या होगी? कहता क्या होगी? मैंने कहा आप पूरी ट्रांसमिशन देखें, उसमें आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि आपने सच्ची खबर आखिरी दफा कब दी थी। मैंने कहा ये अलमिया है आपके इंडियन मीडिया का, इससे बड़ी मैं क्या मिसाल उनको देता। तो उनको सुबह दोपहर शाम ढूंढने में रहते हैं कि नकली खबर कहाँ से लानी है। सिर्फ और सिर्फ फेक खबर के ऊपर उनका काम है, रुझान ही यही है उनका। अच्छा, जब किसानों वाला मामला हुआ है, किसानों ने बड़ी बुरी तरह से वहां से मीडिया को भगाया, मीडिया को फिर भी होश नहीं आया। किसानों की इन्होंने कवरेज कहाँ की? आप ये देखें, किसानों ने ये दूसरी दफा है उधर लाल उसके ऊपर झंडा लहराया उन्होंने चौक के ऊपर। पाकिस्तान क्यों, तो ये हर सूरत के अंदर वो करते ही करते। अब किसान तो इनके अपने थे ना, उनको चाहिए था कि वहां पे उनको प्रोटेक्शन देते, उनको ये जो जायज मुतालबात को पूरा करते, उनके मामलात को निपटाते। उनके टोटल 22 नुकाती एजेंडा था, 22 नुकाती एजेंडा में एक नुक्ता भी उनका डिस्कस नहीं किया, एक भी नुक्ता। और उनको मार के पीछे भगाया। और मीडिया ऐसा फजूल मीडिया, दुनिया का फजूल तरीन मीडिया मैं कहता हूँ, दुनिया के अंदर टोटल फेक न्यूज पता कितनी है? 54%, 64%, 64% फेक न्यूज है, लेकिन 54% सिर्फ इंडियन मीडिया बोलता है। आप इधर से अंदाजा लगा लें, पूरी दुनिया के मीडिया की बात कर रहा हूँ। 64% में 54% आपका सिर्फ इंडियन मीडिया फेक न्यूज चलाता है। तो आप इसे अंदाजा लगा लें ये कैसे मुस्बत खबर कितनी चलाते होंगे और बाकी क्या चल रहा है। दुनिया के 64% में से 54% ये चलाते हैं। जावेद गफारी साहब, अभी रिपोर्ट आई है अमेरिकी मैगजीन की एक, जिसके मुताबिक उन्होंने अमेरिका की एक कंपनी से एक सॉफ्टवेयर खरीदा और पिछले 2 साल से ये चीन और पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे। 2 चीजें इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये सॉफ्टवेयर खरीदा गया, 2 साल से जासूसी हो रही है। दूसरा, अमेरिकन मैगजीन का इस वक्त इंकशाफ करना जब वो अफगानिस्तान से जा चुके हैं, क्या समझ आती है क्यों ये इस वक्त खबर जो है आउट होती है? इंडियन मीडिया, इंडियन जो समझ लें कि उनके मेन किरदार हैं, वो सारे के सारे तो बोखलाहट का शिकार हैं ही। इन्होंने इतनी वो कर दी है ना, मिसकंसेप्शन कर दी है, वो कर दी है कि दुनिया के मीडिया को भी सोचना पड़े कि यार ये सुबह से जाकर शाम तक जो खबर चला रहे हैं शायद इससे कोई सच्चा निकल आए। इसके लिए वो भी इस तरह की चबले मारने पे मजबूर हो गए।
मैंने उनको कहा था, वो कहता है जी बार बार ये क्या कहने से कि सूरज पश्चिम से निकलता है क्या सच हो जाएगा। मैंने कहा नहीं हुआ, इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्राउडली है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। अगर आपकी बातों में आता तो पूरी दुनिया की पाबंदियां हमके ऊपर लग जाती हैं और कहते हैं कि ये पाकिस्तान तो वाकई इतना तो वो मुल्क है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी और इस तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडा मामला है, तो वो हमें वैसे ही छोड़ जाती पूरी दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। 15 अगस्त से लेकर आज तक कम से कम 15 फॉरेन मिनिस्टर उनके जो वो आ चुके हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और हमारे जो शाह महमूद कुरैशी है वो कम से कम 20 उसके ऊपर मिल चुके हैं उनसे, फॉरेन मिनिस्टर से। तो ये हमारा पॉजिटिव स्टेप है, हम नेगेटिव नहीं हो रहे, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज की तकलीफ को है इजहार करने के लिए उनका मीडिया छोड़ दिया जाता है खुला, कि तुम लोग सारा दिन बैठ के पूरे इंडिया के अंदर सब हमारे। बहुत शुक्रिया जावेद गफारी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा और आपसे मजीद डिस्कशन होगी इसी टॉपिक पे। आप भी हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आपको बताएं कि अमेरिका ने एक बिल पेश किया है जो कि जमीनी हकाइक के बिल्कुल मुनाफी है। 3 चीजों पर पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया जा रहा है। नंबर 1, पाकिस्तान 20 साल से किसकी हमायत कर रहा था। नंबर 2, 15 अगस्त को किस तरह से पाकिस्तान ने किसकी हमायत की। और नंबर 3, जब पंजशेर में तालिबान ने हुकूमत बनाई है, जब कंट्रोल संभाला है, उस वक्त पाकिस्तान कहां खड़ा था। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर गजनफर साहिब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे, ये खुला तजाद नहीं है, पाकिस्तान की तो कुर्बानियों की लंबी दास्तान है और ये बिल पेश कर दिया गया। जी सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर गजनफर हमारे साथ हैं। अमेरिका ने बिल पेश किया है जिसमें उन्होंने 3 चीजें पॉइंट आउट की हैं। 20 साल पाकिस्तान किसकी हमायत करता रहा, और 15 अगस्त को जब अमेरिका ने इनकला किया है अफगानिस्तान से, उस वक्त पाकिस्तान किसके साथ खड़ा था। और कहा यह जा रहा था कि पंजशेर में काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा तालिबान को, लेकिन वहाँ भी तालिबान ने हुकूमत बना ली। आपको बताएं कि अमरीकी बिल पेश कर दिया गया है और उस बिल को जो है वो हमारे जो हल्का अहबाब है वो बड़ा देख रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर गजनफर साहिब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे, अमेरिका ने जो बिल पेश किया है क्या वो इंसाफ के मुनाफी नहीं है? पाकिस्तान की तो कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए झूठ भी बोलता है, हिपोक्रेसी भी करता है, धोखाधड़ी भी करता है, फ्रॉड भी करता है। हर किस्म के जितने इमोरल क्राइम्स हैं उसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व होता है जब उसको अपने नेशनल अपनी चीज को दुनिया के ऊपर इम्पोज करना होता है। अब ये जो बिल है ये किसी अहमक के जहन की पैदावार तो हो सकता है, किसी स्टूपिड आदमी के जहन की पैदावार तो हो सकता है, लेकिन अमेरिका जैसी अपने आप को सुपर पावर, बड़ी पावर कहता है, उससे ये इस किस्म की हिमाकतें एक्सपेक्ट नहीं थी। क्योंकि अमेरिका ने 20 साल पहले किसी की एडवाइस पे हमला तो नहीं किया था ना, खुद एक फॉल्स प्रिटेक्स्ट के ऊपर हमला किया। 9/11 पहले कराया, उसके बाद हमला किया। जनरल वेस्ले क्लार्क है, उनका इंटरव्यू उठा के पढ़े। उसने कहा कि जब बुश आया उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें जो पेंटागन थी और जो अपना सेक्रेटरी डिफेंस था, उसने कहा कि जब आने वाले दिनों में अगले 5 सालों में 7 ममालिक पे हमला करेंगे, और वो अभी आपको रिकॉर्ड में मौजूद है। आज जो उनके अपना जनरल मैकेंजी, उन्होंने अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया कि अफगानिस्तान में हमें डिफीट हो गई, स्ट्रेटेजिक फेलियर था। उसके अंदर उन्होंने अपनी गलतियां गिनवाई कि जी क्या क्या गलतियां थी। इराक को हमने अफगानिस्तान की मिड कोर्स के दरमियान इराक में फोर्सेस शिफ्ट कर दी। सिगार की एक रिपोर्ट अभी कंपाइल हुई है, और सिगार वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका ने अपनी अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के लिए बनाई थी, और उन्होंने खुद उसका डायरेक्टर जनरल, खुद उसके जो जितने दफातर थे वो खुद उन्होंने
क्रिएट किए थे, उनको स्टैब्लिश किया था, उनकी रिपोर्ट उठा के पढ़ लें कि अफगानिस्तान में मैसिव करप्शन थी, अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजी सिंसियर नहीं थी, अमेरिकन फौजी जो है वो रोटेट किए जाते थे बड़ी जल्दी, और बेतहाशा ऐसी चीजें। ब्रिगेडियर साहब, चूंकि आपका वसी तजर्बा है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछ लूं कि 88 अरब डॉलर अफगान फौज को तैयार करने में, अफगान इंटेलिजेंस तैयार करने में, कठपुतली हुकूमत तैयार करने में लगाए। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को तहकीकात तो उसके मुतालिक करनी चाहिए। अमेरिका ने 88 अरब तो जरा फौज पे लगाए थे ना, 3 ट्रिलियन डॉलर थे, जो अमेरिका के बाप का पैसा नहीं था। तो तमाम जो ममालिक हैं, 43 ममालिक उनको शामिल थे, उन्होंने वो पैसा दिया था। लेकिन मैंने बताया ना, अमेरिका डिसीट, हिपोक्रेसी, लाए, और ये रिपब्लिकन्स जो हैं ये तो वॉर मॉन्गर्स हैं। जितने रिपब्लिकन्स हैं दे आर वॉर मॉन्गर्स। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो बुश के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, जिसने दुनिया में दहशतगर्दी को जन्म दिया। बाराक ओबामा के खिलाफ दहशत इन्वेस्टिगेशन करें, जिसने ड्रोन अटैक करके मासूम लोगों को मारा, और उसका नतीजा क्या निकला कि अब अफगानिस्तान से आप खुद कह रहे हैं कि जी हम शिकस्त खा के निकले। तो अगर तो अपनी शिकस्त तहकीकात करनी है तो आप उन लोगों की करें जिन्होंने 9/11 करवाया था, बुश के खिलाफ तहकीकात करें, बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द होल ड्रामा ऑफ द टेररिज्म इन द वर्ल्ड। लेकिन आपको मैंने बताया ना कि ये रिप्रेजेंटेटिव यहीं से तो आपको इस्लामोफोबिया नजर आता है, यहीं से तो आपको जो ज़ियानिस्ट लॉबी है, जो ज़ियानिज्म है, जो यहूदियत है, जो इन रिपब्लिकन्स के जहन पर सवार होती है, इनका आप कच्चा चट्टा उठा के देख लें, ये सारे यहूदी लॉबी के जेर असर नजर आएंगे आपको। उनसे ये पैसा खाते हैं, उनके पैसे पे इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। असल में इनका जो अंदर उठा के देखेंगे तो आपको वो बहुत छोटा नजर आएगा। ये बिलीव करते हैं नफरतों पे, और ये नफरतें ये फैला रहे हैं। हकीकत की अगर बात करनी है तो CIA की इन्वेस्टिगेशन करें, जिसने इस खत्ते में दहशतगर्दी फैलाई। आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें जिन्होंने ISIS को जन्म दिया। लेकिन ये तमाम चीजें तो अमेरिका के मुंह पे थूकती हैं, मतलब है एक बहुत बड़ा दाग है ना, अमेरिका के मुंह पे एक ब्लैक स्पॉट है। तो वो नहीं करेगा, वो तो अपनी जो डिफीट है, अपनी जो शिकस्त है, उसका मलबा ट्रांसफर करेगा छोटे ममालिक के ऊपर, जिनको वो प्रेशराइज कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की तो फॉरेन पॉलिसी चलती इस तरह है ना। ब्रिगेडियर साहब, कहीं बड़ी खूबसूरत बात की आपने, कहीं अमेरिका को इस बात का दुख तो नहीं है कि हम चीन के बहुत करीब हो गए, चीन इस खित्ते का चौधरी बन चुका है और इनकी चुदराहट खत्म हो रही है? असल में चीन देखिए इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी अभी भी अमेरिका की चीन से बहुत आगे है, और चीन को टाइम लगेगा मैसिव टेक्नोलॉजी को कूप अप करने में। लेकिन मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो है वो उसकी बुनियादी तौर पे फिलॉसफी है दहशतगर्दी फैलाना, उसकी फिलॉसफी है जंगों को जन्म देना, उसकी फिलॉसफी है लोगों को मारना, उनकी फिलॉसफी है औरतों की आबरूरोजी करना, उनकी फिलॉसफी है बच्चों को अगवा करना। किसी मुल्क में जाना, सोमालिया, इथियोपिया, वियतनाम को, वहां जाके लोगों की पाकिस्तान या अफगानिस्तान लोगों की कनपट्टी पे गन रख के कहना मेरी बात मारो नहीं तो गोली मारो। अब इस तरह जो फॉरेन पॉलिसी चलेगी, आपने देखा वियतनाम में क्या हुआ था, किस तरह इनको अपना वियतनामियों ने किस तरह इनके साथ क्या अशर किया था, ये उससे सबक नहीं सीखा। फिर ये मार धाड़ के लिए अफगानिस्तान में आ गए, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया गया 9/11 का, जिससे तैयारे लड़ा दिए गए। भाई किस किस्म की आपने इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और FBI रखी है, जिनको यही नहीं पता चला कि इतने तैयारे ट्रेड हो रहे हैं? तो इसका मतलब है कि यू आर इन्वॉल्व इन टू इट ना। जब आपके पास सैटेलाइट ऐसे हैं जो ऊपर से तस्वीर लेते हैं तो नीचे नाखून की तस्वीर आ जाती है, तो वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, तो वेयर वर दे स्लीपिंग। तो बात यह कहने की इसमें सारा डिसीट और हिपोक्रेसी इन्वॉल्व है, इसमें झूठ इन्वॉल्व है। दे आर द बिगेस्ट लायर्स इन द वर्ल्ड। वो दुनिया से झूठ बोलते हैं अपने आप को छुपाने के लिए, और आज ये रिपब्लिकन जो है अपने आप के ऊपर नहीं लेना चाहते, कहते जी पाकिस्तान तालिबान की किसने मदद, और भाई तालिबान की तो सबसे ज्यादा मदद जो है तुम्हारे प्रेसिडेंट से की। आपने वो पिछला तालिबान का रूल उठा के देखो, वो व्हाइट हाउस बुला के आप उनको डिनर देते थे नहीं देते थे? अफगानी CIA की प्रोडक्ट है या नहीं है? उसामा बिन लादेन को CIA ने रिक्रूट किया था या नहीं किया था? कहाँ से लेके आया था? फारूक मस्जिद न्यूयॉर्क में आपने मुजाहिदीन भर्ती करने का ट्रेनिंग सेंटर बनाया था नहीं बनाया था? वहां से लोगों को भर्ती करके लाते थे या नहीं लाते थे? तो इन्वेस्टिगेशन करो उन जराइम की जो तो आपकी अपनी एजेंसीज ने की है दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। लेकिन उसको ये वो इनकी हिपोक्रेसी तो ये है ना, झूठ तो ये है, इनकी क्रिमिनलिटी तो ये है कि जब ये अपने आप किसी को लड़ाते हैं तो मुजाहिदीन कहते हैं, जब इनके खिलाफ कोई लड़ता है तो उसको दहशतगर्द कहना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ पे
अमेरिका में कोई गन पे फायर करके बच्चों को मारता है, कहते हैं जहनी तौर पर मफलूज है, उसको दहशतगर्द नहीं कहते, कहते हैं जी ये जहनी तौर पर वाद वाख्ता हो गया। तो बात यह है कि जहाँ पे स्टैंडर्ड ही झूठ बोलना हो, जहाँ पे स्टैंडर्ड धोखाधड़ी हो, जहाँ पे स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी हो, जहाँ पे स्टैंडर्ड यह कि आपने खड़े होके दुनिया पूरी के सामने झूठ बोलना है कि जी इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जहाँ ये इजरायली दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हो ये रिपब्लिकन सेनेटर्स और अमेरिकन प्रेसिडेंट, और इजराइल को कहते हो कि कारपेट बॉम्बिंग करो, पैलेस्टाइन पे मारो लोगों को, और पैलेस्टाइन जब वहाँ पे पैलेस्टीनियन बेचारे डंडे लेके जाएं तो उनको नहीं कहते कि दे हैव अ राइट टू डिफेंड। तो ये हिपोक्रेसी दुनिया में आया है या नहीं आया है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। देखें, भारत में बाजारों में यूरेनियम बिक रहा है और ये कह रहे हैं कि तालिबान हुकूमत से पाकिस्तान के एटमी असासों को खतरा है और हम उस खतरे से निपटने के लिए अपना पूरा सिस्टम आपको दे रहे हैं और आप हमारी लाइंस पर चलोगे। तो ये मतलब पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े, इनको पता नहीं है कि एटमी हथियार किस तरह रखे जाते हैं। एटमी हथियार के मूंगफली के दाने रेडियो पे पड़े होते हैं। ये तो बड़ा अच्छा, बड़ा पुराना नैरेटिव है इनका। ये नैरेटिव तो बहुत पुराना है इनका, बेवकूफों वाला नैरेटिव, जाहिलों वाला नैरेटिव, एमको वाला नैरेटिव, स्टूपिड नैरेटिव कि जी हथियार से लग जाएंगे। पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं उनकी जो अपना सिक्योरिटी और सेफ्टी का सिस्टम है उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की है। अभी इंडिया में न्यूक्लियर लीक्स हुई थी, वहां पे हैवी वाटर बिक रहा था, आपको अभी पिछले दिनों आया, उधर इनकी नजर नहीं जाती, वहां इनकी आंखों में कुकरे पड़े होते हैं या नजर नहीं आता, या ऐनक लगानी पड़ती है जो बाइडेन जैसे लोगों को। सो दे आर फुल ऑफ लाइज एक्चुअली, दे आर फुल ऑफ, और ये हिपोक्रेसी दुनिया को तबाह कर रही है। वन ऑफ द रीजन दुनिया को तबाह करने का इज द हिपोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ द यूएस लीडरशिप इन द वर्ल्ड, जहां वो दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जहां अपनी बात होती है तो वहां पे हर चीज जो को जो है वो कारपेट बॉम्बिंग को भी सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे पैलेस्टाइनियन मरते हैं, और वैसे वो कहते हैं कि जी कुत्ता भी मर जाए तो हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाती है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये कह रहे थे कि अमेरिका हमेशा हिपोक्रेसी का मुजाहिरा करता है और उन अक़वाम के साथ खड़ा होता है जो उनके इंटरेस्ट को मीट करती हैं, और हम पाकिस्तानी सिस्टम सिर्फ ये चाहता है कि अफगानिस्तान में कोई इंसानी अलमिया ना पैदा हो। हमारी इतनी कुर्बानियों के बावजूद, इतनी कुर्बानियों के बाद भी अगर हम किसी गलत का साथ दे रहे हैं, अगर यही ठहरी शर्ते वस्ल लैला तो इस्तीफा मेरा बहसरत यास। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए शो के साथ।